प्रिय छात्र छात्राओं, मैं आज आपको कुछ हिंदी काव्य साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानकारी देना चाह रहा हूँ और उसके बारे में तथ्यों के बारे में चर्चा भी कर रहा हूँ। पहला, काव्य और उसके भेद। रसात्मक वाक्य को काव्य कहते हैं। वाक्य रसात्मक काव्य अर्थात जो शब्दमय रचना श्रोता या पाठक के मन में अलौकिक आनंद की सृष्टि करती है, सृजन करती है, उसे काव्य कहते हैं। शैली की दृष्टि से काव्य के निम्नलिखित भेद हैं। पद रचना। पद रचना उसे कहते हैं जिसमें छंदों का विधान होता है, जैसे महाकाव्य, खंड काव्य आदि। जिस साहित्यिक रचना में छंदों का विधान न होकर सामान्य वाक्यों के रूप में अपनी बात कही जाती है, उसे गद्य रचना कहते हैं, जैसे उपन्यास है, कहानी है, निबंध है आदि। प्रबंध और मुक्तक काव्य। ये पद रचना के दो मुख्य भेद हैं, जिसमें किसी कथा का आश्रय लेकर कविता रची जाती है, वह प्रबंध काव्य कहलाता है। प्रबंध काव्य के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं, महाकाव्य और खंड काव्य। जिसमें कोई कथा न कहकर स्वतंत्र पदों के रूप में भाव व्यक्ति की जाती है, वह मुक्तक काव्य कहलाता है। जैसे सूर्य के पद, इसमें प्रत्येक पद अपने में पूर्ण और स्वतंत्र होता है। महाकाव्य, जिसमें किसी विशिष्ट व्यक्ति पात्र के संपूर्ण जीवन का विस्तार से वर्णन हो, वह महाकाव्य कहलाता है। जैसे श्री रामचरितमानस, तुलसीदास जी, कामायनी, जयशंकर प्रसाद आदि। खंड काव्य, जिसमें संपूर्ण जीवन का वर्णन होकर जीवन के किसी एक अंश या खंड का वर्णन होता है, उसे खंड काव्य कहते हैं। जैसे पंचवटी, कर्मवीर, भरत, तुमुल आदि। गीत काव्य, यह मुक्तक काव्य का एक भेद है, जिसमें गेय पदों के रूप में कविता रची जाती है। इसमें प्रत्येक पद अपने में पूर्णतः स्वतंत्र नहीं होता है, क्योंकि किसी भाव की पूर्ण अभिव्यक्ति एक पद में न होकर पूरी कविता में होती है, जिसे गीत कहते हैं। जैसे प्रसाद के लहर, झरना आदि कविता संकलन है। रस। काव्य पदमयी या गद्यमयी रचना पढ़ने, सुनने या देखने से पाठक, श्रोता या दर्शक को जो अलौकिक आनंद प्राप्त होता है, उसे रस कहते हैं। काव्य में विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के योग से रस की सृष्टि होती है। रसों की संख्या 9 मानी गई है। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भीभत्स, अद्भुत, भयानक और शांत, वात्सल्य और भक्ति को श्रृंगार के अंतर्गत ही माना जाता है। अलंकार। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। बिना अलंकार के भी बड़ी बड़ी भावपूर्ण रचनाएं रची जा सकती हैं, किंतु अलंकारों के प्रयोग से भाषा और भाव में सौंदर्य उत्पन्न होता है। अलंकारों के दो भेद हैं। शब्द अलंकार, जहाँ चमत्कार शब्द पर आधारित होता है, और अर्थालंकार, जहाँ चमत्कार का आधार अर्थ होता है, शब्द नहीं। गुण। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले स्थायी अनिवार्य तत्वों को गुण कहते हैं। इस प्रकार अलंकार यदि
काव्य की शोभा बढ़ाने वाले अस्थायी तत्व है तो गुण स्थायी, क्योंकि इनके बिना काव्य चिंताकर्षक हो ही नहीं सकता। गुण के 3 भेद हैं, प्रसाद, ओज और मधुर। प्रसाद गुण, जैसे अंगूर के छिलके के अंदर से उसका रस झलकता दिख पड़ता है, वैसे ही जब सरल और शीघ्र अर्थग्राह्य शब्दों के प्रयोग से काव्य रस की तत्काल उपलब्धि हो जाती है, तो ऐसी शब्द योजना प्रसाद गुण से युक्त कहलाती है। जैसे गुप्त जी का भारत भारती तथा हरिओज जी का प्रिय प्रवास काव्य ग्रंथ। ओज गुण, ऐसे शब्दों के प्रयोग से संबद्ध रचना जिसमें चित्त में उत्साह का संचार हो, ओज गुण से युक्त कहलाती है। वीर रस की कविता में ओज गुण की प्रधानता रहती है। जैसे श्याम नारायण पांडे का हल्दी घाटी काव्य ग्रंथ। मधुर गुण, जो शब्द योजना अत्यधिक कण मधुर और चित्त को द्रवित करने वाली हो और जिससे सहृदय का मन तत्काल रसमग्न हो जाए, मधुर गुण से युक्त कहलाती है। जैसे मीरा या सूर्य के पद। शब्द शक्ति, जिस शक्ति के बल पर शब्द विभिन्न अर्थों को व्यंजना करते हैं, जैसे शब्द शक्ति, उसे शब्द शक्ति कहते हैं। इसके 3 भेद हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा, यह वह शब्द शक्ति है जिसके बल पर शब्दों के समान अर्थ का बोध होता है। कोशों में ऐसा ही अर्थ दिया जाता है जैसे बाहरी का जल। लक्षणा, जब अभिधा से काम नहीं चलता, अर्थात शब्द के समान अर्थ से वक्ता का भाव स्पष्ट नहीं होता, तो जिस शब्द शक्ति के बल पर उससे मिलता जुलता अर्थ लेकर वक्ता का आशय स्पष्ट होता है, उसे लक्षणा कहते हैं। जैसे यदि किसी व्यक्ति को कोई गधा कहे तो अभिधा से कम नहीं चलेगा, क्योंकि वह गधा नामक पशु नहीं, अतः यह गधे का आशय मूर्ख व्यक्ति से लेना होगा। व्यंजना, जब अभिधा और लक्षणा दोनों से अर्थबोध नहीं हो पाता, तो जिस शब्द शक्ति के बल पर वक्ता का आशय ग्रहण हो पाता, उसे व्यंजना कहते हैं। जैसे यदि किसी कार्यालय का लिपिक क्लर्क घड़ी देखकर अपने साथी से कहे कि 5 बज गए, तो उसका आशय होगा काम बंद करके घर चलने का समय हो गया। छंद, मात्रा, वर्ण, अक्षर, यति, विराम, गति, लय, तुक आदि के नियमों से बंधी पंक्तियों को छंद कहते हैं। जैसे दोहा, चौपाई आदि। प्रतीक, सूक्ष्म को स्थूल के माध्यम से व्यक्त करना प्रतीक कहलाता है। जैसे यौवन को प्रकट करने के लिए गुलाब के फूल का प्रयोग। यौवन माने जवानी, युवा। यह गुलाब यौवन का प्रतीक चिन्ह है, यानी जवानी का प्रतीक चिन्ह है। विभिन्न बाद, छायावाद, प्रकृति में परमात्मा व आत्मा के प्रतीक रूप में एक एवं प्रत्यक्ष रूप में भी नर नारी की छाया देखना, जिस प्रकृति का मानवीकरण कहते हैं, छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति है। जैसे लता को स्त्री, वृक्ष को पुरुष आदि के रूप में देखना। उदाहरणार्थ विषाद, पंत महादेवी आदि के काव्य। रहस्यवाद, प्रकृति में अव्यक्त
प्रकृति में अव्यक्त सत्ता परमात्मा की झलक पाना रहस्यवाद कहलाता है। जैसे कबीर एवं जायसी की रचनाएं। प्रगतिवाद साम्यवाद का काव्यात्मक रूपांतरण ही प्रगतिवाद है। इसमें किसान मजदूर की हीन दशा, उनके शोषण, क्रांति, पूंजीवाद के विरुद्ध आक्रोश आदि विषय रहते हैं। प्रयोगवाद फायर के काम मूलक सिद्धांतों का काव्य रूपांतरण प्रयोगवाद है। इसमें कवि अपनी कविता में भांति भांति के प्रयोगों का दावा करता है। इस वाद के अनुयायी कवि या लेखक संसार में छाए हुए अंधकार, अनाचार और विषाद में स्वयं को उचित मार्ग का अन्वेषक तथा अपनी कृतियों का प्रयोग मात्र मानते हैं। यह प्रयोग विषय, भाषा, छंद आदि सभी स्तरों पर दिखाई देते हैं, जैसे मुक्ति, बोध आदि के काव्य। प्रिय छात्र छात्राओं, मैंने आपको ये हिंदी पद्य साहित्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में आपको जानकारी दी है। इसको आप याद करें और अपनी कॉपियों पे इनको लिख के तैयार कर लें। शब्द की है, अभिधा है, लक्षणा है, व्यंजना है, गुण कौन कौन से हैं, छंदों के बारे में छंदी, इसी तरह से काव्य, महाकाव्य, सारी चीज़ें, सारे जो भी मैंने आपको तथ्य बताए वो आप कॉपियों पर तैयार करें। और मैं समझता हूँ कि आप तैयारी अवश्य कर रहे होंगे और कॉपियों पर नोट भी कर रहे होंगे। धन्यवाद।